हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चार्टेड पाठशाला। कल हम लोग ने 152 तक कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पेज नंबर 1.12 से। तो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस करके रखा है कि डायरेक्टर अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उनका डिन होना बहुत ज़रूरी है। डिन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर डायरेक्टर को अलॉट होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो पहले लिखा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड बाय सीजी। कौन अलॉट करता है? सीजी टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ के रखा है। नेक्स्ट पैरा में बताता है कि अगर इट इज़ प्रोवाइडेड दैट देन ऑब्टेन बाय द इंडिविजुअल प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल शैल बी द डिन फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले अगर किसी को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है तो वो डिन ही माना जाएगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट बताता है कि DPIN भी डिन में इंक्लूडेड है। DPIN क्या होता है? जब एक LLP बनता है, ठीक है, LLP बनता है तो उनके पार्टनर्स को एक नंबर मिलता है, यूनिक नंबर, DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो यूनिक नंबर डिन ही होता है। उसे वो जो आपको नंबर मिला डिन, वो एज अ पार्टनर, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर जब बनेंगे तब भी आप वो डिन को कोड कर सकते हैं एज DPIN। ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक। नहीं है तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 7। मिस्टर राजेश हैविंग डिन इतना and already appointed in Raj Industries Private Limited. Now he wants to appoint himself in Kanwat LLP as a designated partner. Here he do not require another DPIN. ओके, इनको DPIN नहीं चाहिए क्योंकि उनका जो डिन है वही DPIN का भी काम करेगा। एक ही नंबर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ डिन। हम लोग को पता है कि डिन मैंडेटरी है। सब अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो डिन इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152(3) नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड डिन अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। तो यहाँ से अब आता है मेन सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्शन में क्या है। 153 से लेकर 159 तक डिन के बारे में ही बताता है। तो 153 पर आते हैं। 153 में आप अप्लाई करेंगे CG को फॉर डिन। सेक्शन 153 डील्स विद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। अकॉर्डिंगली एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक अ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन टू CG। MCQ में आ सकता है किसको डिन करना है तो CG को देना है। ठीक है। ऑप्शन में ROC आ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा CG। हालांकि आप अप्लाई करेंगे ROC के थ्रू, लेकिन किसको अप्लाई करेंगे? CG को, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म कौन सा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर्म कहाँ फाइल करना है? MC के साइट्स में फाइल करना है। एंड मैनर एंड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द CG मे प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर which shall be treated as a DIN, and in case any individual holds or requires such identification number, the requirement of 153 shall not apply. ठीक है। आई होप ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि डिन आपको अप्लाई करना है CG को। अगर कोई और नंबर आपके पास ऑलरेडी अलॉटेड एज पर 153 तो आपको डिन का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ से रूल 9 स्टेज द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब देखिए प्रोसीजर पार्ट स्टार्ट होता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आप फॉर्म DI-3 में डिन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म DI-3 में क्या बेसिक डिटेल्स डालना है, पैन आधार अटैच करना है, कुछ भी मतलब एक रेसिडेंस का प्रूफ, एक आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ अटैच करना और फाइल कर देना है। ठीक है, तब आपको मिलेगा डिन। लेकिन अगर आप नया कंपनी खोल रहे हैं स्पाइस फॉर्म में तो आपको अलग से DI-3 नहीं फिल करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी मैक्सिमम 3 डायरेक्टर का डिन आपको स्पाइस 3 में ही मिल जाएगा। ठीक है, 3 डायरेक्टर का आपको डिन स्पाइस के फॉर्म में ही अलॉट हो जाएगा, आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ये एग्जाम्पल वही बात करते हैं कि 3 इंडिविजुअल है, वरुण, अंकित और पराग, वो लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उनको अलग से कोई DI-3 करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइस INC 32 स्पाइस फॉर्म में ही डिन एलोकेट हो जाएगा। ठीक है ना, आप ये सेल्फ रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है द CG shall provide an electronic system to facilitate submission of application
for the allotment of DIN through the portal on the website of the Ministry of Corporate Affairs. तो ये बता रहा है कि CG कैसे प्रोवाइड करेगा इस फैसिलिटी. तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है DIA 3 में. आप फॉर्म डाउनलोड करिए MCA से एंड वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर लीजिए. बहुत ईजी प्रोसीजर है और फिर आप फाइल कर दीजिए विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस. 500 है फ़ी. ये शायद है नहीं आपको इस सिलेबस में. तो DIA 3 में क्या क्या अटैचमेंट होगा ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि फ़ोटोग्राफ लगेगा, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक रेजिडेंस का प्रूफ, एक सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, और एक बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी. जैसे आप DIA 3 आपको चाहिए, इसका मतलब कि आप डायरेक्टर बन रहे हो, तो जिस कंपनी में आप डायरेक्टर बन रहे हो उसका एक बोर्ड रेजोल्यूशन कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल डायरेक्टर बन रहा है इसलिए DIN अप्लाई हो रहा है, ठीक है. DIA 3 ऐसे नहीं कि आप DIN लेके रख लो, ठीक है. और देखिए फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा. ये DIA 3 ये नंबर लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी May 21 में सरेंडर का फॉर्म आ गया था कि सरेंडर का कैसे होता है, कौन सा फॉर्म में. तो आप एक जगह अलग से लिख लीजिए कि DIA 1 किस लिए, DIA 2 किसके लिए, DIA 3 किसके लिए, 6 तक ऐसे लिख लीजिए आप. आपको हेल्प होगा एग्ज़ाम में, ठीक है. ये सब प्रोसीजर पार्ट है कि DIA 3 साइन होना चाहिए DSC से, ठीक है. कंपनी से CS इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और MD और CEO और CFO. इन केस द नेम ऑफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम. अगर लास्ट नेम नहीं है तो वो अपने पापा का ही ग्रैंड फादर के सरनेम यूज़ कर सकते हैं. इन फॉर्म नंबर 3 है अलॉटमेंट ऑफ DIN, ठीक है. अब तो हो गया DIA 3 में आप अप्लाई किए और 154 में अलॉट होगा DIN. The central government shall allot a DIN to the applicant within 1 month from the receipt of application. 153 में आप अप्लाई किए, 154 में आपको अलॉट होगा. कितने मंथ में? 1 मंथ में. CG आपको अलॉट करेगा एक नंबर. अब बात करते हैं रूल 10 की. Rule 10 of the Company's Appointment and Qualification of Directors Rules 2014 provides the following procedure for rejection or allotment of DIN. तो रूल 10 ने प्रोसेस बताया कि कैसे रिजेक्ट या अलॉटमेंट होगा DIN का. तो सबसे पहले जब भी आप एक फॉर्म फाइल करेंगे DIA 3, जैसे ऊपर में हमने पढ़ा था कि DIA 3 फाइल करना है, तो आप DIA 3 जब फाइल करेंगे पोर्टल में, कौन सी पोर्टल? MCA के पोर्टल में, तो आपको मिलेगा एक SRN नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर, वो जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. वो जनरेट हो जाएगा, आपको रिसीट मिलेगा और उसमें एक SRN नंबर रहेगा जो यूनिक एप्लीकेशन नंबर है, वो जनरेट होगा. इसके बाद आपने जब फाइल कर दिया तो विद इन 1 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि ये अप्रूव हुआ है, ये रिजेक्ट हुआ है. वही लिखा है यहाँ पर, shall process the application received for allotment of DIN. CG will process it and decide approval देना है या rejection thereof and will communicate the same within 1 month. ठीक है. तो ये आप सेल्फ रीडिंग करेंगे तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा. मैं आपको तब भी समरी टाइप का बता दे रही हूँ. अगर कोई डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, आपने DIA 3 फाइल किया, तो उसमें अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं दिया है या फिर कुछ डिफेक्टिव एप्लीकेशन है, तो क्या होगा उसमें? क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटीमेट करेगा अबाउट द डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस, और आपको 15 डेज़ के अंदर आपको वो ठीक करके भेजना पड़ेगा. ठीक है. टाइम लिमिट इम्पॉर्टेंट है, आप टाइम लिमिट ध्यान में रखिए, रिवाइज़ करिए और मार्क कर लीजिए, इसे हाईलाइट कर लीजिए, ताकि लास्ट डे ईजिली ये ट्रेस हो जाए, दिख जाए. कि लास्ट डे पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मार्क्ड पॉइंट्स ही देख पाओगे. ठीक है. यहाँ ख़त्म होता है. अब हम लोग पढ़ते हैं. या इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द CG शैल, अब क्या होगा, रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेशन टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन. तो CG या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन और एप्लीकेंट को बोल सकते हैं फ्रेश फाइल करो, या फिर उस एप्लीकेशन को इनवैलिड ट्रीट कर सकता है कि इनवैलिड है और डिफेक्ट रिमूव करने का टाइम देगा, और डिफेक्ट रिमूव नहीं हुआ तो इनवैलिड ट्रीट कर देगा. ठीक है. इन्फॉर्म द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर और इलेक्ट्रॉनिकली
और इन एनी अदर मोड। तो ये 3 चीज़ करेगा, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा अगर 15 डेज़ के अंदर आप कुछ ठीक करके नहीं दिए, या फिर इनवैलिड कर देगा अगर डिफेक्ट आपने रिमूव नहीं किया, या और इन्फॉर्म करेगा। अब आता है इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन, फ़ी विल नाइदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड। आपने एक बार फ़ी दे दिया, फ़ी वो लोग रख लेंगे, फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड नॉर इट विल बी एडजस्टेड। अब देखिए यहाँ पर नोट्स है, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला, ऑल दिन अलॉटेड टू इंडिविजुअल बाई CG बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलॉटेड टू देम अंडर दिस रूल्स। तो इसमें ये कुछ नहीं बोल रहा कि इस रूल, ये जो रूल 10 है उसके बनने से पहले अगर कोई दिन आपको अलॉट हुआ है तो वो ये माना जाएगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अंदर ही अलॉट हुआ है। और दूसरा है, द दिन सो अलॉटेड अंडर दिस रूल इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई टाइम पीरियड है, एक बार आपको दिन मिल गया, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ना प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन 1 दिन, इसका क्वेश्चन आया May 21 में, तो ध्यान से पढ़ा। सबको लगता था ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन May 21 में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, May 21 का क्वेश्चन है ये, May 21 क्या है, ये है May 21 का क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखा हुआ इसमें कि प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन 1 दिन। अब एक दिन से ज़्यादा अगर ऑब्टेन कर, मतलब एक दिन से ज़्यादा वो ऑब्टेन ही नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, नो इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ दिन शैल अप्लाई, ऑब्टेन और पोजेस अनदर दिन। तो उसके पास ऑलरेडी अगर एक दिन है तो दोबारा ना ही अप्लाई करेगा दिन के लिए, ना ही वो दूसरा ऑब्टेन कर सकता है, ना ही वो रख सकता है अनदर दिन। एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर ताहिर was appointed as a director on this company within this, now he want to be appointed as a director in another company। तो मिस्टर ताहिल क्या करते हैं, मिस्टर ताहिल को वही पुराना जो दिन है, उनका एग्जिस्टिंग दिन है, वही यूज़ करना है, नया दिन नहीं यूज़ करना है। फिर जैसे क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि एक May 21 में जो क्वेश्चन था वो ऐसे था कि एक पर्सन है, मिस्टर ए समझ लीजिए, उनके पास 2 दिन है, और 2 दिन है तो क्या करना चाहिए उनको, कौन सा दिन वैलिड है, और सरेंडर करना पड़ेगा उनको दिन, जो हम लोग पढ़ने वाले आगे प्रोसेस है कि किस फॉर्म में सरेंडर करना पड़ता है, तो उसी पे क्वेश्चन था। और अगर सरेंडर होगा तो कौन सा दिन सरेंडर होगा, पहले जो था या फिर जो लेटेस्ट आया है वो, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी सब्सिक्वेंटली कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल में सिर्फ ये बताया कि एक से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन, अब डायरेक्टर के पास दिन आ गया तो डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा दिन टू द कंपनी। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, टू द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर विल इंटीमेट दिन टू द कंपनी और ऑल द कंपनीज वेर इज द डायरेक्टर। एक कंपनी में डायरेक्टर, तो एक कंपनी को 10 में है तो 10 को बताओ कि मेरा दिन ये है। देखो, डायरेक्टर ने बताया कंपनी को, कंपनी बताएगा रजिस्ट्रार को। ठीक है, डायरेक्टर विल इंटीमेट द कंपनी एंड देन कंपनी विल इंटीमेट द रजिस्ट्रार। देखो यहाँ पर लिखा है ना, डायरेक्टर जब इंटीमेट करेगा कंपनी को तो 30 डेज दिया है, और जब कंपनी दिएगा आरओसी को तो 15 डेज है। ठीक है, टाइम लिमिट ध्यान में रखें। आप एक चार्ट बना सकते हो साइड में ऐसा छोटा करके। तो ये हो गया, कंपनी टू इन्फॉर्म दिन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 56। ठीक है, ये सब सेल्फ रीड कर लीजिए, मैंने बता दिया आपको समरी में। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 10A, every director functioning as a director in one or more company on or before the 30th June and has not yet intimated his din to such company within 1 month of the receipt of din from the CG, intimate his din to the company or all the companies wherein he is a director as per DI 3B। तो वही बता रहा है कि आपने इंटीमेट नहीं किया तो DI 3B में आप इंटीमेट कर लो। फिर नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ, इन द इंटीमेशन बाय द कंपनी ऑफ दिन ऑफ इट्स डायरेक्टर अंडर सेक्शन 156 शैल बी फर्निश्ड इन DI 3C।
जब डायरेक्टर इंटीमेट करेगा कंपनी को तो DI 3B में फाइल करेगा, और जब कंपनी ROC को इंटीमेट करेगा तो DI 3C में फाइल करेगा विदिन 15 डेज, जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। पनिशमेंट क्या है, अगर कॉन्ट्रवीन करता है तो पनिशमेंट है 25,000, और अगर कंटिन्यू है तो 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। फर्दर एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये जो था ऊपर ये था कंपनी पे, और ये कंपनी में, और कंपनी का डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे भी लाइबिलिटी आता है, और उनका लाइबिलिटी क्या है, मिनिमम 25,000, और कंटिन्यू है तो भाई 100 रुपये, सेम पेनल्टी, ठीक है, सेम है। अब ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट दिन, अब उनको दिन मिल गया डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का ऑब्लिगेशन है कि आप इंटीमेट करिए अपना दिन, जो भी है उसको इंडिकेट करिए। जब भी अपना डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर आप साइन कर रहे हो तो नीचे लिखे है अपना मेंशन करिए दिन नंबर, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, सेल्फ ट्रीट पनिशमेंट दिया हुआ है, फिर पनिशमेंट देख लीजिए। ये रहा कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ दिन, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन है May 21 का। Rule 11 of the Companies Rule 2014 lays down the following procedure for cancellation or surrender or deactivation and reactivation of DIN. The CG or RD Noida or any officer authorized by RD may, upon being satisfied on verification or document proof attached with the application received along with prescribed fee from any person, cancel or deactivate the DIN. तो ये पावर दिया हुआ है रूल 11 में कि CG RD या फिर ऑफिसर जो RD जिनको ऑथराइज़ करें वो कैंसिल कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं DIN इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ फॉलोइंग द DIN इज़ फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड। आपके पास 2 DIN है तो वो कैंसिल कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो दोनों मर्ज हो जाएगा। एंड डेटा रिलेटेड टू बोथ द DIN शैल बी मर्ज विद द वैलिडिटी रिटेन नंबर। द DIN वॉज ऑब्टेन इन अ रॉन्गफुल मैनर, तो 2 केस में वो कैंसिल कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक आपके पास 2 फॉर्म है, 2 आपके पास DIN नंबर है, और दूसरा आपने फ्रॉडुलेंटली DIN ऑब्टेन किया था, तब भी CG RD या फिर RD जिनको ऑथराइज़ कर रहे हैं उनके पास पावर है, वो कैंसिल कर सकते हैं या फिर नंबर 2 डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस और दिस कैंसिल कर सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। रॉन्गफुल मैनर हो गया। हाउएवर बिफोर कैंसिलेशन आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। देखिए अब लॉ पढ़ेंगे ना तो बहुत बार ये आपको मिलेगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है ना कि अब ये अगर वो डीएक्टिवेट कर देगा DIN या फिर कैंसिल कर देगा DIN, तो ये जो डायरेक्टर है उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, राइट। उनका DIN नंबर नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो एक तरह से उनका ये नुकसान हुआ उससे पहले वो उस डायरेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुमको कुछ दिक्कत है तो बताओ, तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये एक नेचुरल जस्टिस है कि कुछ भी कोर्ट में भी आप देखते हैं कि कुछ भी फैसला सुनाने से पहले वो बोलता है कि आपको कुछ कहना है, तो यही तो हो गया एक तरह से। आप देख लीजिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आपको सुना जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम लोग, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब देखिए नॉर्मल बता रहा है, रॉन्गफुल मैनर क्या हुआ है, फ्रॉडुलेंट क्या है, तो रीड करिए आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए नीचे। तो ए पढ़ लिए, बी पढ़ लिए, कब कैंसिल कर सकता है, एक उनके पास दो DIN है, बी उनका रॉन्गफुल मैनर में DIN ऑब्टेन हुआ था, सी डेथ हो गया डायरेक्टर का, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेथ हो गया, डी वो अनसाउंड माइंड का है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया, ऐसे नहीं कि अरे वो पागल है तो फिर उसका DIN डीएक्टिवेट कर दो, नहीं। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि वो अनसाउंड माइंड का है तब कैंसिल करो, ठीक है। कोर्ट अगर डिक्लेयर किया वो अनसाउंड माइंड का है तब भी उनका DIN कैंसिल हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। नंबर ई, इफ़ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल हैज़ बिन एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट ने इंसॉल्वेंट उनको बता दिया। तो इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो जाना,
हिंदी में बोलते हैं दिवालिया उड़ जाना, मतलब कोई पैसा नहीं है, वो डिक्लेयर हो गया उसके पास कुछ पैसा नहीं है, उनके एसेट कम है, लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अगर आप इंसॉल्वेंट हो तो आपका डिन डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और लास्ट, आपने खुद अप्लाई किया है फॉर्म DI-5 में, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपको डिन कैंसिल करना तो ये बुरा कुछ होना ही चाहिए आपके साथ, ठीक है। आप खुद चाहते हो कि नहीं, हम मोमायन ये हमको संन्यास लेना है, चलो डिन भी सरेंडर कर दो, डिन भी नहीं चाहिए हमको, तो आप DI-5 में जाके अपना डिन कैंसिल करवा सकते हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हाउएवर बिफोर डीएक्टिवेशन CG विल वेरीफाई द रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट, द CG RD of this shall deactivate the director identification number of an individual who does not intimate his particular in E-form DI-3 KYC। अब DI-3 KYC क्या होता है ना, KYC होता है नॉर्मल, वैसे डायरेक्टर का भी KYC होता है, नो योर क्लाइंट वैसा, ठीक है। उनको सिर्फ उनका फ़ोन नंबर पर OTP जाता है, ईमेल में OTP जाता है। अगर सब्सिक्वेंट है, अगर फर्स्ट टाइम है तो DI-3 KYC में आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, आधार कार्ड, आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस और सब फॉर्म होता है वो डालना पड़ेगा बस। अगर आपने DI-3 KYC फाइल नहीं किया तब भी डीएक्टिवेट हो सकता है आपका डिन। द activated DIN shall be reactivated only after the form DI-3 is filed along with the fees। आपका डीएक्टिवेट होगा क्योंकि आपने DI-3 KYC फाइल नहीं किया है, तो फिर दोबारा रीएक्टिवेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेशन। अब डिन एप्लीकेशन, जब डिन आप अप्लाई कर रहे थे तब आपका जो समझिए एड्रेस है, कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो कैसे चेंज करना है, तो उसका प्रोसेस दिया हुआ है सब्सिक्वेंट पैरा में। तो लिखा हुआ कि DI-3 जब कब फाइल किया जाता है, याद करिए, DI-3 आप फाइल करते हैं जब आप डिन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको DI-3 में कुछ चेंजेस कराना है। तो DI-3 में चेंजेस कराना है तो विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंजेस आपको फाइल करना पड़ेगा DI-6, ठीक है। आपको DI-6 फाइल करना पड़ेगा। कैसे? नॉर्मली आप MCA पोर्टल चाहिए, DI-6 डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए, वेरीफाई कर लीजिए, लास्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगा उसको अटैच कर लीजिए और इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर लीजिए, ठीक है। और जो फॉर्म है, फॉर्म एक CA भी साइन करेगा, CA या फिर CS या फिर कॉस्ट अकाउंटेड इन प्रैक्टिस। फिर आप सबमिट कर दीजिए DI-6, नॉर्मल प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। नंबर 2, applicant to be informed of changes in electronic database. The CG, upon being satisfied after verification of such changes, shall incorporate the said changes and inform the applicant। आपको जो भी चेंजेस होगा फिर CG आपको इन्फॉर्म कर देगा, सिंपल। Intimation to concerned registrar। The DIN cell of the ministry shall also intimate the registrar, ठीक है। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो इंटीमेट कर देंगे। इंडिविजुअल टू इन्फॉर्म चेंजेस इन पर्टिकुलर्स टू द कंपनीज। आप कंपनीज़ को विद इन 15 डेज ऑफ सच बता दीजिए कि ये चेंज हुआ है मेरा। ख़त्म, आपका ख़त्म हो गया वो डिन का प्रोविजन सारा। अब एक फ्रेश स्टार्ट होगा सेक्शन 160 के साथ। अब 160 क्या बोलता है? 160 बोलता है राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। So, a person who is not a retiring director is also eligible to stand for directorship। So, 160 बताता है कि अगर एक रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा भी कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर के लिए स्टैंड करना चाहता है डायरेक्टरशिप के लिए, तो वो कर सकता है। उसका प्रोसेस कौन बताता है? 160 बताता है। 160 को फॉलो करने के बाद एक नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड कर सकता है। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले एक रिटन नोटिस चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन नोटिस। पर्सन हु अप्लाइज हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर, ओके, अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ उसने एक राइटिंग में नोटिस दिया हुआ है
एट एनी जनरल मीटिंग, वो AGM भी हो सकता है, EGM भी हो सकता है। अपना सिग्नेचर होना चाहिए और 14 डेज़ बिफोर मीटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल मीटिंग है आज नोटिस दे दिया, नहीं चलेगा। कम से कम 14 डेज़ का गैप होना चाहिए नोटिस और मीटिंग में। और कौन सी मीटिंग? वो AGM भी हो सकती है और EGM या AGM दोनों हो सकता है। ज़रूरी नहीं AGM में ही अपॉइंट होगा, EGM में भी हो सकता है। EOGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, AGM एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। मेंबर हु इंटेंड्स टू प्रपोज अदर पर्सन फॉर डायरेक्टरशिप। अब हमको नहीं बनना डायरेक्टर, लेकिन हम चाहते हैं मिस्टर कृष्णा बने डायरेक्टर। तो पहला जो पार्ट है, पार्ट ए में डिस्कस हुआ कि मुझे ही बनना डायरेक्टरशिप। नोटिस वो इंसान दे रहा है जिसको डायरेक्टर बनना है, और दूसरे में बात हो रहा है कि नोटिस वो किसी और के लिए देना चाहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन देना चाहता है। पहला केस में मिस्टर ए नोटिस दे रहा है, मिस्टर ए को ही डायरेक्टर बनना है। दूसरा केस में मिस्टर ए नोटिस दे रहा है लेकिन वो मिस्टर सी को डायरेक्टर बनाना चाहता है। तो इंस्टेड ऑफ अबव पर्सन, some other person of the company who intends to propose such other person as a director can also give a written notice at the registered office. So बाकी पॉइंट्स क्लियर है? जो मैंने बताया डिफरेंस यही है, ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ऐसे ही अगर ये जो प्रोविज़न है, अगर ये प्रोविज़न फॉलो हुआ तो क्या होगा, सबको ही बोलेगा चलो हम भी एक पॉइंट कर ही देते, नोटिस भेज ही देते 14 डेज़ पहले मिस्टर सी को, मिस्टर डी को, मिस्टर ई को। ऐसे क्या होगा, बहुत ही अननेसेसरी प्रोसेस हो जाएगा, बार बार इतना सारा नोटिसेस। तो इसको रोकने के लिए, ताकि सिर्फ अच्छा कैंडिडेट आए, इसलिए एक रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट का प्रोविज़न डाला हुआ है। इसमें क्या है, अगर आप रिटर्न नोटिस दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपको 1 लाख रुपये डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। 1 लाख या फिर कुछ और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब मिनिमम 1 लाख तो आपको देना पड़ेगा। और अगर कोई ज़्यादा अमाउंट प्रिस्क्राइब है कोई कंपनी में तो वो भी चलेगा। तो क्या ये रिफंडेबल है? हाँ, ये कब रिफंड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। और इससे कुछ एक्सेप्शन भी है, सारी कंपनी को 1 लाख रुपये देना पड़ेगा जब भी वो नोटिस दे? नहीं, कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, चलिए देखते हैं। तो हाईलाइटर आप ले सकते हैं, एक्सेप्शन मार्क कर दीजिए, और ये 1 लाख रुपीज़ मार्क कर दीजिए। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तब एक्सेप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप पढ़ेंगे आगे, उसमें तो इतना सारा रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसका रिक्वायरमेंट ही इतना है। अगर आपको मिल गया ऐसे इंसान तो आप बता दो, फिर ऐसे 1 लाख रुपए का आपका कुछ पाबंदी नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो अगर वैसा मिल गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अपॉइंट हुआ तो आपको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। क्यों बोलते, कोहिनूर है, ढूंढना ही मुश्किल है, उसके इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपको 1 लाख रुपये डिपॉजिट नहीं करना है। दूसरा, अगर डायरेक्टर कौन रिकमेंड कर रहा है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एक ऐसा कमेटी है जो कंपनी के अंदर, जिसका काम ही है नॉमिनेट करना है या फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करना। तो वो लोग रिकमेंड कर सकते हैं विदाउट डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज़। ठीक है। अगर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं होता है कोई कंपनी में, तो बोर्ड को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड को रिकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तब 1 लाख रुपये नहीं लगेगा एज अ डिपॉजिट। सो मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट और डिपॉजिट है, कितना रिक्वायरमेंट है? 1 लाख रुपीज़। एक्सेप्शन है इस 1 लाख के कि कहाँ का ये 1 लाख रुपीज़ नहीं आएगा। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो 1 लाख रुपीज़ कहाँ का नहीं आएगा? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तब नहीं आएगा, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता है। अगर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी रिकमेंड कर रहा है तब भी उनको 1 लाख रुपये देने की ज़रूरत नहीं है एज अ डिपॉजिट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहा है, जहाँ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी डिपॉजिट नहीं देना है 1 लाख रुपया। अब क्या हो गया, रिटर्न नोटिस भी आ गया, 1 लाख रुपये भी दे दिया। उसके बाद कंपनी क्या करेगा? ये तो वो इंडिविजुअल ने नोटिस दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया। अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी क्या एक्शन लेगा? तो कंपनी इन्फॉर्म करेगा अपनी मेंबर्स को रिगार्डिंग द कैंडिडेचर ऑफ द पर्सन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। कंपनी सारे मेंबर्स को बता देगा कि ये देखो, ये मिस्टर ए बनना चाहता है डायरेक्टर। सो एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग, 7 दिन पहले जनरल मीटिंग है, कंपनी विल इन्फॉर्म मेंबर
बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस दे सकते हैं, एंड है, देखिए एंड है, एंड बाय प्लेसिंग नोटिस ऑफ सच कैंडिडेट एज ऑन इट्स वेबसाइट। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में नोटिस भी दे कि ये पर्टिकुलर पर्सन को बनना चाहता है डायरेक्टर। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में एंड है, तो ये आप मार्क कर सकते हैं एंड है। वेयर देयर इज़ नो नीड टू सर्व नोटिस इंडिविजुअली, ऊपर में लिखा हुआ है कि नोटिस इंडिविजुअली सर्व होना चाहिए एंड वेबसाइट में प्लेस करना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी केस है जहाँ आपको इंडिविजुअल नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो केस क्या है? इट शैल नॉट नेसेसरी फॉर द कंपनी टू सर्व नोटिस इफ़ इट एडवर्टाइजेज सच कैंडिडेचर नॉट लेस देन 7 days बिफोर द मीटिंग। अगर 7 दिन के पहले आपने 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर चुके हैं कि ये पर्सन खड़ा होना चाहता है डायरेक्टरशिप के लिए। पहला, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जैसे अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट में है तो उसकी जो भी लैंग्वेज है, उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें आप दे दीजिए। या फिर एंड एटलीस्ट वंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज में दो और एक लोकल लैंग्वेज में आप पब्लिश कर दो। अगर आपने ये 2 क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो आपको इंडिविजुअल नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग ने पढ़ लिया डिपॉजिट, कैसे नोटिस भेजेगा, क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 लाख रुपया, कंपनी क्या एक्शन लेगा। अब हम लोग बोलते हैं जो डिपॉजिट किया 1 लाख, वो रिफ़ंड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट लिखा हुआ है। तो डिपॉजिट किया मतलब रिफ़ंड भी होना है। ओके, तो रिफ़ंड होगा, हाँ, हर केस में रिफ़ंड होगा नहीं, मतलब डिपॉजिट का काम ही क्या। रिफ़ंड तभी होगा अगर आपने सपोज़ आपने मिस्टर ए को बोला कि मिस्टर ए डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होना चाहता है, अपने रिटर्न नोटिस दे, 1 लाख रुपया दिया। अगर मिस्टर ए को 25% से ज़्यादा वोट मिले, ध्यान रखिए, गेट्स मोर देन, इक्वल्स टू नहीं, गेट्स मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स आइदर ऑन शो ऑफ हैंड्स और ऑन पोल। शो ऑन हैंड्स और पोल क्या है? ये वोटिंग करने का तरीका है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है इसको, ठीक है। तो अगर आपको 25% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो अगर मिस्टर ए को 25% से ज़्यादा वोट मिले तब उनके पास से रिफ़ंड होगा, वरना 1 लाख रुपये रिफ़ंड नहीं होगा, कंपनी रख लेगा, ठीक है। नो डिपॉजिट फीस शैल बी रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ और डू नॉट गेट 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन फेवर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। अगर वो 25% से ज़्यादा वोट अपने फेवर में नहीं ला सके तो नॉट रिफंडेड। तो 25% लाए तब भी नॉट रिफंडेड, 26% लाए रिफंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 160 द एक्सप्रेशन रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर रिटायरिंग बाई रोटेशन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है रोटेशन क्या होता है। नॉट ऑल डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग डायरेक्टर्स, देयरफॉर इफ एन एडिशनल डायरेक्टर or an alternate director or nominee director or director appointed to fill a casual vacancy is to be appointed as a regular director at the general meeting, the procedure prescribed by section 160 is required to be followed। इसका मतलब क्या है कि ये जो 160 है इसमें लिखा है ना कि अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, तो रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब क्या? रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब वही डायरेक्टर जो रिटायरिंग बाय रोटेशन है। और ऑलरेडी हम लोग ने रिटायरिंग बाय रोटेशन में पढ़ रखा है कि एडिशनल डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर नहीं होता, ऑल्टरनेट डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर नहीं होता है, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता है। जो कैजुअल वैकेंसी में फिल हुआ है वो लोग भी रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं कहते हैं उनको भी। तो अगर इनको आप अपॉइंट करना चाहते हो तो 160 आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब पूरा जो प्रोसीजर ऊपर में अभी हम लोग ने पढ़ा वो पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली वेयर अ डायरेक्टर रिटायर्स बाय रोटेशन बट इंस्टेड ऑफ रीअपॉइंटिंग हिम अ न्यू पर्सन इन हिज प्लेस इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, 160 विल बी अट्रैक्टेड। मिस्टर ए रिटायर हो रहा है, आप मिस्टर बी को बनाना चाहते हो तो 160 लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। अब कुछ क्लैरिफिकेशन है, क्या क्लैरिफिकेशन है? सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इसको। सबसे पहले देखिए, अगर निधि कंपनी है, निधि कंपनी क्या होता है? निधि कंपनी एक नॉर्मली बता रहे हैं, निधि कंपनी होता है कि सारे मेंबर्स सेविंग करने के लिए निधि कंपनी खुलता है, वो लोग ने कुछ सेव कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, ठीक है।
तो निधि कंपनी के लिए 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो उनके लिए डिपॉजिट का अमाउंट 10,000 ही रहता है, ठीक है, 1 लाख नहीं 10,000 रहता है। और एक सेक्शन 8 कंपनी NGOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटो रहता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग, तो उनके लिए वो रिफंड कर देंगे 1 लाख रुपए का। 25% से कम वोट मिला या 25% वोट मिला तो वो कर सकते हैं रिफंड। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, हैज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डिसाइड एज टू वेदर द डिपॉजिट इज टू बी फॉरफीटेड और रिफंडेड। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो, क्योंकि ऑलरेडी उनका मकसद ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मोटो है कि सबका भला हो। तो अब 1 लाख रुपया किसी का जब्त कर लोगे तो भला नहीं होगा उस इंसान का, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्जेम्पशन, किनको एग्जेम्पशन मिला? एक गवर्नमेंट कंपनी जिसका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CG, HG और CG और वन मोर HG। क्योंकि देखो इनका तो अगर इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट हेल्ड करता है, इसका मतलब कौन है? सारे मेंबर्स गवर्नमेंट ही है। तो अगर गवर्नमेंट किसी को प्रिस्क्राइब करे तो गवर्नमेंट थोड़ी ना बोलेगा कि चलो हम 1 लाख रुपए दे के प्रिस्क्राइब करेंगे, तो इनका एग्जेम्पशन। वैसे सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसका 100% मेंबर गवर्नमेंट ही है, उनका सब्सिडरी। सेक्शन 160 इज एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी इन टर्म्स ऑफ, मतलब सिमिलर एग्जाम्पशन फ्रॉम सेक्शन 160 इज एप्लीकेबल, मतलब प्राइवेट कंपनी को भी ये 160 से एग्जाम है। प्राइवेट कंपनी अपने ही लोग, आप एक ही फैमिली समझो पूरा कंपनी चला रहा है। Similar exemption from 160 is applicable to section and company whose articles provide for election of director by ballot. अगर कोई ऐसा सेक्शन 8 कंपनीज है जो अपॉइंट कर सकते हैं अपने डायरेक्टर बाय बैलेट मीन्स बाय पोस्टल बैलेट, तो भी आपको अलाउड है, एग्जाम्पशन है आपका 160 से। अब देखिए ये फिर से आ गया वही 137 और 92 का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। हर जगह आपको ये मिलेगा 137 और 92 का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो क्लियर हो गया 160। एक क्विक समरी अबाउट 160 कौन सा क्या बात करता है? 160 बात करता है कि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ के कोई और डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब क्या? रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो रिटायरिंग रोटेशन वाला जो प्रोविजन जिसमें लगता है वो, इसका मतलब कैजुअल वैकेंसी वाला के लिए 160 लगेगा, ऑल्टरनेट एडिशनल डायरेक्टर के लिए 160 लगेगा, नॉमिनी डायरेक्टर के लिए 160 लगेगा। अगर A न्यू अपॉइंट होने वाला था लेकिन बी को चूज़ कर रहे हैं हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए, तब 160 लगेगा। अगर मिस्टर A चाहता है मिस्टर C री अपॉइंट हो तो वो भी नोटिस भेज सकता है। सबसे पहले रिटर्न नोटिस भेजना है। वो खुद के लिए बोल सकता है कि मुझे बनना है डायरेक्टर तो मैं नोटिस भेज रहा हूँ, या थर्ड पार्टी के लिए बोल सकता है कि मुझे बनना है, उसे बनना है डायरेक्टर तो मैं नोटिस भेज रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट बोलता है रिटर्न नोटिस होना चाहिए। कितना दिन पहले? 14 डेज पहले। तो आप ये मार्क कर सकते हैं एटलीस्ट 14 डेज बिफोर। रिक्वायरमेंट डिपॉजिट 1 लाख रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या क्या केसेस में एक्सेप्शन है याद करिए रिकॉल करने का। तो 3 केस, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बता रहे कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए खड़ा होना चाहता है तो एक्सेप्शन है, आपको 1 लाख रुपये नहीं देना पड़ेगा। अगर नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी रिकमेंड कर रहा है तो आपको 1 लाख रुपये नहीं देना पड़ेगा। अगर नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी आपके कंपनी में नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है तब भी 1 लाख रुपये देना नहीं रिक्वायर्ड है। एक्शन बाय द कंपनी, अब उस इंडिविजुअल पर्सन ने नोटिस भेज दिया, अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी करेगा 7 दिन के अंदर आप मार्क कर सकते हैं एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग वो इंडिविजुअल नोटिस सर्व करेगा और वेबसाइट में पब्लिश कर देगा। इंडिविजुअल नोटिस हर केस में बोलना ज़रूरी है, हर केस में देना ज़रूरी है तो नहीं, इंडिविजुअल के नोटिस नहीं ज़रूरी है। अगर आपने एडवर्टाइज़ कर दिया है 2 न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज,
ख़त्म। रिफंड हो सकता है डिपॉजिट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं पहले एक्सेप्शन नहीं, पहले नॉर्मल बताते हैं। रिफंड ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर 25% से ज़्यादा वोट मिला है। 25% से कम नहीं रिफंड होगा। 25% फेवर में आया, नहीं रिफंड होगा। 25% से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 25%, तब रिफंड हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहले। और लास्ट में एक्सेप्शन, निधि कंपनी 1 लाख की जगह 10,000 रुपये देगा। सेक्शन 8 कंपनी 25% मिला या 25% से कम मिला तब भी रिफंड कर सकता है। वो डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिसाइड। ओके, एग्जाम्पशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्प्ट है, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी वही गवर्नमेंट कंपनी जिसका इंटायर पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, उसका सब्सिडरी ऐसा गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी भी एग्जाम्प्ट है, प्राइवेट कंपनी भी एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 8 कंपनीज भी एग्जाम्प्टेड है, प्रोवाइडेड वो इलेक्ट करते हैं अपना डायरेक्टर बाय बैलेट। और ये तीनों ही केसेस में 137 या 92 का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। आई होप 160 इज़ वेरी वेरी क्लियर। एनी डाउट इन 160 प्लीज़ कमेंट बिलो। सो अब हम नेक्स्ट सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन 151। 151 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। सो बेसिकली 151 टॉक्स अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। व्हाट इज़ इट? आपको नाम से पता चल रहा होगा स्मॉल शेयर होल्डर मतलब एक ऐसा छोटा शेयर होल्डर जिसका जो वोटिंग शेयर्स है वो बहुत वैल्यू है, जो शेयर्स का जो होल्ड कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है। तो ऐसा डायरेक्टर का तो कोई सुने, ऐसा शेयर होल्डर का तो कोई सुनेगा नहीं। तो उनके साथ कुछ अनजस्टिस ना हो, इसलिए एक स्मॉल शेयर होल्डर का भी प्रोविज़न है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का भी प्रोविज़न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 151। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 अ लिस्टेड कंपनी में, देखिए सबसे पहले मे है, शैल नहीं है, मे है। मे हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। एक डायरेक्टर हो सकता है जो स्मॉल शेयर होल्डर डिसाइड करे, क्योंकि मेजरली क्या होता है, आपका डायरेक्टर एजीएम में अपॉइंट होता है, और एजीएम में मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं एक्सेप्शन है, आप पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ अपॉइंट होता है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स तो उनके पास होगा जिनके पास अच्छा शेयर वैल्यू है टोटल में। तो स्मॉल शेयर होल्डर को तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसलिए एक प्रोविज़न है, स्मॉल शेयर होल्डर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। दिस प्रोविजन इनेबल द स्मॉल शेयर होल्डर टू प्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब स्मॉल शेयर होल्डर क्या? स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जो नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000 होल्ड कर सकता है। सी क्या लिखा हुआ? ऑफ नॉट मोर देन 20,000, मतलब 20,000 भी शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर कराएगा। अगर 20,001 रुपीज़ का हम नॉमिनल वैल्यू होल्ड करते हैं तो हम स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हैं। ऑफ नॉट मोर देन मीन्स इक्वल्स टू और लेस देन 20,000। सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ नॉट मोर देन है, कहाँ इक्वल्स टू है, कहाँ लेस देन है, बिकॉज ये सब पॉइंट्स को टेस्ट करते हैं एग्जाम में। सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, हम लोग ने पढ़ लिया व्हाट इज स्मॉल शेयर होल्डर। ओके, स्मॉल शेयर होल्डर जो 20,000 या उससे कम नॉमिनल वैल्यू होल्ड करता है। तो प्लीज़ अपना हाईलाइटर उठाइए और 20,000 को मार्क कर दीजिए। ऑफ नॉट मोर देन मीन्स 20,000 और लेस। ग्रेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट होगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वायर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर। अब क्या एक नॉर्मल शेयर होल्डर जिसका सिर्फ 20,000 नॉमिनल वैल्यू है वो बोल सकता है कि मुझे एक स्मॉल शेयर होल्डर चाहिए? बोल सकता है? नहीं। 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स अ लिस्टेड कंपनी में अपन नोटिस, मतलब लिस्टेड कंपनी अपॉइंट कर सकता है अगर उसको नोटिस मिला है फ्रॉम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर। जो 20,000 अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया 20,000 और लेस, वैसा उसको एक शेयर होल्डर बनेगा, एक स्मॉल शेयर होल्डर। वैसा 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर को नोटिस दिया तब कंपनी में अपॉइंट, और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। मतलब मेरे पास 10 ही ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर है जो 20,000 या उससे कम के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होल्ड करते हैं। तो अगर मेरे पास 10 ऐसे शेयर होल्डर है तो 1/10 कितना होगा? सिर्फ एक। तो उस केस में एक शेयर होल्डर का बोलेगा तो कंपनी में अपॉइंट। ओके,
सो 1/10 और 1000 विच दोनों में से कुछ भी चलेगा. Have a small shareholder director elected by small shareholder. However, a listed company may opt to have a director or on suo motu representing small shareholder, and in such case the provision given below in point 2 shall not apply. Okay, shall not apply. It's very important. On appointment of such director. तो सबसे पहले बोला कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है, नॉर्मल स्टार्टिंग में यहाँ पर ये लोग ने बोला, क्या बोला कि एक कंपनी अपॉइंट कर सकता है अगर उसको नोटिस मिला है 1000 स्मॉल शेयर होल्डर से या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर से नोटिस मिला है, तब वो अपॉइंट कर सकता है. और दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी चाहे तो वो सुओ मोटो मतलब बिना किसी नोटिस के वो खुद से चाहे तो एक शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर का एक डायरेक्टर बना सकता है जो उनको रिप्रेजेंट करेगा. अगर वो सुओ मोटो अपॉइंट कर रहा है तो जो भी ये पॉइंट 2 में है वो अप्लाई नहीं होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्टर में जो जिसको कंपनी सुओ मोटो अपॉइंट कर रहा है. सो सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर. अ स्मॉल शेयर होल्डर इंटेंडिंग टू प्रपोज a person as a candidate for the post of small shareholders director shall give a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting. तो देखिए इस केस में बता रहा है कि अगर कोई नोटिस सर्व किया, अगर कोई चाहता है कि स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट हो, तो अगर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शेयर होल्डर्स चाह रहे कि नोटिस सर्व हो, तो वो लोग को 14 दिन बिफोर द मीटिंग उन्हें नोटिस सर्व करना पड़ेगा. अब बताना पड़ेगा, उसमें सारे डिटेल देना पड़ेगा कि किसको हम लोग चाह रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर पोस्ट के लिए, डायरेक्टर पोस्ट के लिए खड़ा करने के लिए, उसका नाम क्या है, सिग्नेचर, सब कुछ डिटेल देना पड़ेगा. एंड ऑब्वियस से बात है, ये जो पैराग्राफ है, जो ये नंबर 2 पैराग्राफ है, ये तभी अप्लाई होगा जब शेयर होल्डर किसी को बनाना चाहते हैं. तो इस केस में कंपनी अगर चाह रहा है तो कंपनी को तो नहीं सर्व करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन पॉइंट 2 शैल नॉट अप्लाई जहाँ सुओ मोटो अपॉइंट हो रहा है. आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो ये हो गया, एटलीस्ट 14 डेज में सारा डिटेल देना पड़ेगा. However, if the person being proposed does not hold any shares in the company, देन उनको शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर का डिटेल नहीं देना पड़ेगा. तो ऑब्वियस से बात है, पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर समझो मिस्टर ए को हम लोग चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए खड़ा करने के लिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का पोस्ट के लिए, तो उन्हें सब डिटेल देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, कितना शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं, फोलियो नंबर क्या है वो देना पड़ेगा. लेकिन उनका अगर शेयर्स ही नहीं है तो क्या शेयर्स और क्या फोलियो नंबर, कि शेयर्स और फोलियो नंबर शेयर होल्डर का होता है. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा बात है, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता इसका, लेकिन लिखा है तो क्योंकि ये मतलब लॉजिकल है, मतलब समझ में आ जाता है बेसिक. अगर हम शेयर्स नहीं हेल्ड कर रहे तो हम शेयर्स का क्या डिटेल देंगे. स्टेटमेंट टू बी एनेक्स विद द नोटिस. अब नोटिस में क्या क्या आपको देना पड़ेगा, डिन नंबर देना पड़ेगा. ऑब्वियसली एक बताना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं. तीसरा कंसेंट देना पड़ेगा, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि वो पर्टिकुलर बंदा डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दे रहा है. ही और शी इज़ गिविंग कंसेंट फॉर डायरेक्टरशिप. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है उनका क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जैसा होना चाहिए, मतलब वो एलिजिबल फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. तो समझ रहे आप स्मॉल शेयर होल्डर कितना इंपॉर्टेंट है. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है. इसका मतलब उनको सारे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुलफिल करना पड़ेगा. सो द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 152 एक्सेप्ट दैट. तो 152 का प्रोविजन फुलफिल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट दैट. क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन. वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं है होंगे, मतलब रिटायर बाय रोटेशन ये स्मॉल शेयर होल्डर का नहीं होगा. सच डायरेक्टर टेन्यूर एज स्मॉल शेयर होल्डर शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. मतलब 3 साल से ज़्यादा वो उनका टेन्यूर नहीं हो सकता. नेक्स्ट, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 164.
A person shall not be appointed as small shareholder director if he is not eligible for 164. मतलब अगर वो डिसक्वालीफाइड है, 164 में डिसक्वालीफाइड है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकते. ऑब्वियसली वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं बन सकते. किस किस ग्राउंड में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस? पहला, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया 164 में, और वैकेंसी अट्रैक्ट हो गया 167 में. हम लोग पढ़ने वाले दोनों ही सेक्शन इसी चैप्टर में. या फिर 149(6) की इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तब उनको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना कंपनी में आप स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर हेल्ड कर सकते हैं? 2 कंपनी में, नॉट मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम. और वो भी वो दो कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं तो वो लोग कंपीटिंग बिजनेस में नहीं हो. अगर समझिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में अपॉइंट हो रहे हैं तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कंपीटिंग बिजनेस में नहीं हो. ऐसा हो सकता है कि एक अलग फील्ड में और दूसरा अलग फील्ड में जो कंपीटिंग नहीं हो. आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. फिर कूलिंग पीरियड है कि ऑब्वियसली वहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट, तो 3 साल का कूलिंग पीरियड है. उसके बाद आप री अपॉइंट हो सकते हो. 3 साल में आप कंपनी से डायरेक्टली कैसे भी एसोसिएटेड नहीं होना है. ओके, कंप्लीट. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो इट वॉज ऑल अबाउट 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. तो इसमें हम लोग ने पढ़ा कि स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है. स्मॉल शेयर होल्डर वो होता है जिसका 20,000 और लेस नॉमिनल वैल्यू जो हेल्ड करता है वो होता है स्मॉल शेयर होल्डर. स्मॉल शेयर होल्डर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है. द कंपनी मे प्लीज़ फोकस, मे अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉन नोटिस ऑफ 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर, और ओके देयर इज अ और 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर. मतलब 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 विच एवर इज लोअर. हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर. एक लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो भी कर सकते हैं. और अगर वो नोटिस पे हो रहा है तो नोटिस में आपको 14 दिन के पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा. आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, उनका एड्रेस देना पड़ेगा, शेयर्स कितना हेल्ड कर रहा, फोलियो नंबर देना पड़ेगा, सारा डिटेल्स देना पड़ेगा. और नोटिस में आप क्या क्या दोगे? एक डिड नंबर दोगे, आप एक डिक्लेरेशन देंगे कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है और कंसेंट दे रहा है वो डायरेक्टर टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. फिर स्मॉल शेयर होल्डर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. 152 का एप्लीकेशन होगा एक्सेप्ट वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. 3 कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा वो नहीं अपॉइंट हो सकता है. ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट. 164 का डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ तो विकेट करना पड़ेगा. 167 में वेकेशन करना पड़ेगा. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था वेकेट करना पड़ेगा. 2 कंपनी से ज़्यादा वो डायरेक्टरशिप नहीं हो सकता है स्मॉल शेयर होल्डर का, और वो भी 2 कंपनी कंपीटिंग विद बिजनेस में ना हो. कूलिंग पीरियड है 3 साल का. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 161. So 161 talks about appointment of additional director, alternate director, a director to fill casual vacancy and a nominated director. In short, 161 4 तरह के डायरेक्टर के बारे में बात करता है. पहला एडिशनल डायरेक्टर, दूसरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तीसरा डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी और नॉमिनेट डायरेक्टर. तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल डायरेक्टर के बारे में. 161 सबसेक्शन 1. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मे कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम. तो इस लाइन में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या, आर्टिकल ऑफ कंपनी मे कन्फर. इसका मतलब आर्टिकल ऑफ कंपनी पावर देना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने से एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता टिल आर्टिकल गिव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर. तो आर्टिकल ऑफ कंपनी अगर अलाउ नहीं करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो एडिशनल डायरेक्टर नहीं कर सकता. तो इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि अगर आर्टिकल ऑफ कंपनीज अलाउ नहीं कर रहा है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर नहीं दिया है और तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, सो ये अलाउड नहीं है, ये कॉन्ट्रवीन किया. तो एडिशनल डायरेक्टर के केस में
बोर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना होगा, तभी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो मतलब एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो ऑथराइज्ड। ओके, A person who fails to get appointed as a director in general meeting cannot be appointed as an additional director. अब पहले मैं समझाती हूँ एडिशनल डायरेक्टर होता क्या। तो क्या होता है ना एडिशनल डायरेक्टर, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि एडिशनल सारे जो डायरेक्टर हैं, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड इन एजीएम। अब क्या बना, एजीएम बुलाना इजी नहीं होता हर बार। ठीक है, एजीएम में सबको नोटिस देना पड़ता है, ये एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अभी आपको एक डायरेक्टर की ज़रूरत है, आपको कंपनी में एक ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत है जिसका एक रिक्वायर्ड स्किल है, आप चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टर अपॉइंट हो। जैसे समझिए आप गए मिस्टर सी के पास। सो सपोज़ मिस्टर सी एक ऐसा डायरेक्टर है जो एक रिक्वायर्ड स्किल पोजेस करता है और कंपनी चाहता है कि इसे हम डायरेक्टर अपॉइंट करें। लेकिन अगर एजीएम में हम अपॉइंट करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और तो इसलिए एक प्रोविज़न बना हुआ है एडिशनल डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसे इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकता है विदाउट कंडक्टिंग एजीएम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही अपॉइंट कर सकता है, उसमें मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है कि मेंबर्स सबसे पहले अपॉइंट करें। तो एडिशनल डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपॉइंट कर सकता है, तो इसे बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। तो 161(1) टॉक्स अबाउट एडिशनल डायरेक्टर। वो बोलता है कि एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं इफ़ आर्टिकल उन्हें ऑथराइज़ करें। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल ऑथराइज़ करना, आर्टिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज़ करेगा तभी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ऐसा डायरेक्टर था, सपोज़ मिस्टर ए जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने वाला था, लेकिन शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, उन्होंने वोट्स नहीं दिया मिस्टर ए के फेवर में। तो ऐसा नहीं है कि चलो डायरेक्टली मिस्टर ए अपॉइंट नहीं हुआ तो एडिशनल डायरेक्टर बोल के उसे कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ये एक लूप होल हो जाता है। नहीं तो क्या, चलो बोर्ड चलो अगर मेंबर्स माने तो ठीक, नहीं तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये लिखा हुआ है कि अगर आप फील्ड अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग है तब आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये कोई बैकडोर नहीं है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नंबर 3, एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस up to the date of the next annual general meeting or the last date on which the general meeting should have been held, whichever is earlier. तो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कब तक होगा? नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक, या फिर लास्ट डे ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, विचएवर इज अर्लियर। जनरल मीटिंग का ड्यू डेट या फिर जब जनरल मीटिंग हेल्ड हुआ है उसमें से दोनों विचएवर इज अर्लियर है उस टाइम तक उसका टेन्योर रहेगा। सो ये था 161(1). आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। कुछ बातें लिखे हुए, विल डिस्कस इट। With a view to meet urgent requirement of a management, the board of directors empowered to appoint a person. तो यही हम लोग ने जो बताया वही लिखा हुआ है इसमें, आप एक बार सेल्फ रीड करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अ पर्सन, जो भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उनको दिन पोजेस करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कोई भी डायरेक्टर हो, किस तरह के भी डायरेक्टर हो, क्या मैटर नहीं करता है, एडिशनल हो ऑल्टरनेट हो, सबके पास दिन होना ज़रूरी है। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, उनका दिन होना ज़रूरी है, वो कंसेंट देगा तभी हो सकता है। और ये देखिए आप लिखा हुआ बैक डोर नहीं, एंट्री नहीं है। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो आप सेल्फ रीड करो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, विल डिस्कस। टर्म ऑफ एडिशनल डायरेक्टर का टर्म क्या होगा? द टर्म ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ इंश्योरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग है तब तक ही होगा। अगर एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे नहीं हुआ तो उसका जो ड्यू डेट है उस समय तक उसका है। ऐसा नहीं कि एजीएम लेट से हुआ तो उसका टेन्योर भी एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। And it cannot be extended to the date when the AGM in actually shall be held in future after its due date. As we have already discussed, same thing is written here. So, B, alternate director 161(2). 161(1) में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और प्रॉब्लम नहीं है तो 161(2) करते हैं हम लोग। एक बार आप 161(1) रीड कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक प्रोविज़न, जब भी मैं एक सेक्शन पढ़ा रही हूँ तो पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद आप सेल्फ रीड करिए, समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं तो आप फिर से प्ले कर लीजिए, और तब भी कुछ क्वेरी रहा हो तो आप कमेंट डाउन कर लीजिए। ओके, सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर, according to this section, the board of director of company may
is so authorized by its article or by a resolution passed by the company in general meeting, appoint a person, not being a person holding any alternate directorship for any other director in a company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India. कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, इसलिए मैं हूँ. अच्छा, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या हुआ? ऑल्टरनेट डायरेक्टर, देखिए सपोज मिस्टर ए इंडिया में डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड में. अब मिस्टर ए बोला क्या, चलो मिस्टर ए से बोलते हैं. मिस्टर ए इंडिया में डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड में. अब मिस्टर ए चला गया न्यूयॉर्क 6 महीना के लिए, कुछ इमरजेंसी काम आ गया, वो 6 महीना तक न्यूयॉर्क में. अब मिस्टर ए तो न्यूयॉर्क में और इंडिया कंपनी इंडिया में है. अब इतना सारा काम कैसे संभालेगा? तो और वो चाहते नहीं कि मिस्टर ए को हटाए हम लोग. वो चाहते कि मिस्टर ए रहे कंपनी में, वो उनको हटाना नहीं चाहते हैं. तो कंपनी लॉ में प्रोविज़न है ऑल्टरनेट डायरेक्टर के. चलो मिस्टर ए अपना बाहर गया तो उस पीरियड तक आप कोई और डायरेक्टर को अपॉइंट करें जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर कहलाएगा. ओके, सो लेट्स रीड द लीगल टेक्स्ट. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में इज सो ऑथराइज बाई इट्स आर्टिकल. देखिए एडिशनल डायरेक्टर में भी बोला था कि आर्टिकल को ऑथराइज करना इज़ अ मस्ट. यहाँ पर भी ऑथराइज बाई इट्स आर्टिकल इज़ अ मस्ट. दोनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट ओनली इफ आर्टिकल ऑथराइज करता है. और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. सो वहाँ पर ये प्रोविज़न नहीं था, ये यहाँ पर है. तो यहाँ पर 3 चीज़ें. देखिए पहला तो बोल दिया, ये पहला प्रोविज़न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, आर्टिकल ऑथराइज करता है. दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ जनरल मीटिंग में तब. ओके, तो 2 हो गया. चलिए हम लोग अब नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, मतलब मिस्टर ए गया बाहर, हम लोग ने मिस्टर बी को बनाया. अगर मिस्टर बी सपोज मिस्टर सी के लिए भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर हेल्प करता है, तब वो मिस्टर ए के लिए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. इन शॉर्ट ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो एक ही डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो सकता है. 2 डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता है. या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर सी ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी है और नॉर्मल डायरेक्टर भी है, ये भी अलाउड नहीं है. या फिर आप सिर्फ डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी में, या फिर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो सकते हैं. दोनों एक साथ नहीं हो सकते. तो वही लिखा हुआ है इसमें. और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी में, मतलब अगर आप XYZ लिमिटेड में डायरेक्टर है तब भी आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. अगर आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर है कोई और डायरेक्टर के लिए का, तो आप कोई दूसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंट ऑफ अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा या 3 मंथ तक अगर आप बाहर हो तब आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब तब उस डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है. ऐसे नहीं कि हम 2 दिन के लिए बाहर गए तो चलो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दो. मिनिमम 3 मंथ के लिए बाहर जाना पड़ेगा आपको अगर उस पर्सन का ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी को बनाना है तो. अब समझिए मिस्टर ए गया न्यूयॉर्क, तो मिस्टर ए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क 6 मंथ के लिए, तो मैं डायरेक्टर अपॉइंट करूँगा, मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करूँगा. सो वो नहीं कर सकता है, ये कॉन्ट्रवीन हो जाएगा क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रवीन हो जाएगा प्रोविज़न से. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि एक डायरेक्टर जा रहा है, वो डायरेक्टर खुद अपॉइंट कर दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर कि 161(2) ऑल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविज़न लिखिए, उसमें लिखिए फिर लास्ट में कंक्लूजन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है. डायरेक्टर नॉर्मली एक इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तब अपॉइंट कर सकता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करे तो. ओके, इफ राइट इट देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स. No person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is eligible for appointed as independent director. मतलब ऐसा नहीं, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओ फिर 3 साल या फिर 3 महीने के लिए अगर वो बाहर गया है तो कोई नॉर्मल इंसान को पकड़ के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दो. ये प्रोविज़न ये बताता है कि ऐसा नहीं कर सकते आप जिसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो. ओके, आपको बेस्ट के बदले अगर किसी को ला रहे हो तो वो भी बेस्ट ही होना चाहिए. तो वही बता रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है. दिस पॉइंट इज़ क्लियर.
Then number 3, an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the original director. मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था 5 साल, वो अगर बाहर गया तो ये नहीं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर 10 साल तक अपॉइंट हो सकता है. ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है 5 साल तक, या फिर उस पीरियड तक जब तक वो मिस्टर ए बाहर है. समझिए, एक मिस्टर ए 4 महीने के लिए बाहर है, तो या फिर वो 4 महीने के लिए अपॉइंट होगा जब तक वो नहीं आए. और समझिए मिस्टर ए 4 महीना नहीं, मिस्टर ए 10 साल तक नहीं आए इंडिया में, तो और मिस्टर ए का टेन्योर 2 साल बाद खत्म हो जाता है, तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो 2 साल तक ही अपॉइंट होंगे. देन नंबर 4, इफ़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न टू इंडिया, एनी प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट विल नॉट अप्लाई टू ऑल्टरनेट, इट विल अप्लाई ओनली टू ओरिजिनल. मतलब अगर वो जैसे 10 साल तक के लिए मिस्टर ए बाहर है और 5 साल के बाद वो रीअपॉइंट हो सकते हैं मिस्टर ए, तो वो जो रीअपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है वो सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर के लिए है. ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं होता है, यही बता रहे हैं प्रोविजन. आप एक बार सेल्फ रीड करिए, फिर से सुनिए मैं जो बोलिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट. द पावर टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर रेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. वही जो बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रेस्ट करता है. However, such power must be conferred by आर्टिकल में ऑथराइज करना चाहिए, एंड और बाय रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग, या फिर रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हो रहा है तो बात ही क्या. An alternate director is appointed in place of a regular director who has gone out of India. The period of absence of such director from India must be a minimum of 3 director. We have already discussed. दिन possess होना चाहिए. A person selected for appointment as an alternate director must not be the one who is holding any alternate director. Already ये सब discussed है, ठीक है, कि वो डायरेक्टर नहीं होल्ड करना चाहिए सेम कंपनी पे, कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी नहीं होल्ड कर रहा हूँ, और 165 का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप होल्ड करने का वो लिमिट वो क्रॉस नहीं किया हो. इसका मतलब क्या होता है ना कि आप जितनी कंपनी में डायरेक्टर हो प्लस जितने कंपनी में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, दोनों मिला के 165 बता दें कि कितने मैक्सिमम डायरेक्टरशिप आप होल्ड करते हो, तो उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली यही बता रहा है कि मैक्सिमम लिमिट जो अलाउड है उतना क्रॉस नहीं होना चाहिए. अगर आप क्रॉस हो गए तो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी होल्ड नहीं कर सकते. एक नॉर्मल एग्जांपल सेल्फ रीड करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. In case the original director is an independent director and he lives outside India for 3 months, then ये भी डिस्कस हो चुका है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले जो आ रहा है वो भी सारा क्राइटेरिया फुलफिल करें. सो टर्म ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म है उससे एक्सीड कभी नहीं कर सकता, और जैसे ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आते हैं वैसे ही ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप ख़त्म होता है. एंड अगर अगर ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर है और उसका टर्म ख़त्म हो जाता है तो अगर रीअपॉइंटमेंट होता है तो ओरिजिनल डायरेक्टर रीअपॉइंट होगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. वही लिखा हुआ है इस पैरा में, आप रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय ओरिजिनल डायरेक्टर, तो ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं नहीं, सिर्फ बोर्ड के पास ही पावर है, और वो भी अगर आर्टिकल ऑथराइज करें. It is the board which shall make the appointment because the authority for such appointment vests in the board. तो वही एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं जो मैंने बताया वही इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है. जैसे क्यों एक डायरेक्टर था तो वो ऑथराइज नहीं है अपने ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड. सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 161(3), नेक्स्ट सब सेक्शन विच इज़ नॉमिनी डायरेक्टर. तो नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है उसे समझाने के लिए आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी लोन लेके रखा है बहुत बड़ा अमाउंट का बैंक से, और बैंक देखना चाहता है कि वो जो कंपनी है वो अच्छा से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है. मतलब क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा लोन का अमाउंट ये कंपनी लेके रखा है, तो अगर वो अच्छा से काम नहीं करेगा कंपनी तो उसका लोन का पैसा रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ताकि वो देखे
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, द बोर्ड मे अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन. हमारे एग्जाम्पल में ये इंस्टीट्यूशन क्या था, बैंक. ओके. In pursuance of the provision of any law for the time being in force of an agreement or by the central government or the state government by virtue of a shareholder in a government company. So कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ, देखिए कोई एग्रीमेंट हुआ ऐसा कि बताया गया कि इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इतना हम लोन दे रहे हैं, लेकिन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर हम नॉमिनेट करेंगे, तो वो हो गया नॉमिनी डायरेक्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास इधर शेयर होल्डिंग है कोई गवर्नमेंट कंपनी का, तो वो बोलते हैं कि एक मेरी तरफ से एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहे हैं हम लोग, तो वो हो गया नॉमिनी डायरेक्टर. सो सिंपली स्टेटेड, अ नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट लाइक एनी अदर डायरेक्टर. ही रिप्रेजेंट द बॉडी विच मेक्स हिज नॉमिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी. तो ये बाकी डायरेक्टर्स जैसा नहीं है, बाकी डायरेक्टर जैसा नहीं है, मतलब बाकी डायरेक्टर डे टू डे काम में समझे इन्वॉल्व होंगे वो, तो ये नॉमिनी डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर नहीं है. नॉमिनी डायरेक्टर को सिर्फ देखना है कि जो जिसको मैं नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो बॉडी को जो उसे नॉमिनेट किया. अगर बैंक नॉमिनेट किया तो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्टर. ओके. Whenever a company obtains financial assistance from some financial institution, bank, such institution invariably nominates its representative for safeguarding its interest, as we have already discussed. Okay, इसमें वही लिखा हुआ है. The board of directors is empowered to appoint a nominee director and the shareholder cannot interfere with such appointment. अब ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे तो शेयर होल्डर बोलेगा नहीं हम अप्रूवल नहीं देंगे, तो इसमें शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर. ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ पर. वर्च्यू बाई further by virtue of its shareholding in a government company, the CG or SG may also nominate a person. Already we have discussed. Okay. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैजुअल वैकेंसी. अब कैजुअल वैकेंसी होता क्या है, सपोज़ करिए एक सिचुएशन जहाँ मिस्टर ए डायरेक्टर था, उनका टर्म था 5 साल, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही कुछ रीज़न की वजह से उनको डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ा. ओके, वॉट एवर बी द रीज़न. अब क्या है, अब उनका जो पोस्ट है वो खाली है, तो वो खाली जो पोस्ट है उसी को बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी. हम लोग बोलेंगे ये मिस्टर ए का कैजुअल वैकेंसी हो गया. अगर कोई भी डायरेक्टर बीच में अपने टर्म के पहले वो रिज़ाइन कर दे, कोई भी कारणवश वो डायरेक्टर बनने से मतलब एग्री ना करे और कंटिन्यू ना कर पाए, तो उसे बोलेंगे हम लोग कैजुअल वैकेंसी. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल मीटिंग, अगर आप जनरल मीटिंग में कोई डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट कर रहे हैं, वो छोड़े तो कैजुअल वैकेंसी होता है. ओके. इज़ वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ हिज ऑफिस इन द नॉर्मल कोर्स, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी मे इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड. सो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द नॉर्मल कोर्स the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulation in the article of the company, be filled by board of directors, which shall be subsequently approved by the member in the immediate next general meeting. इसका मतलब क्या हुआ, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एम्पावर्ड कि वो कैजुअल वैकेंसी फिल कर लिया. एक बार वो कैजुअल वैकेंसी फिल कर लिया तो इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उनका अप्रूवल होगा. समझो मिस्टर ए रिज़ाइन किया, मिस्टर ए की वजह से कैजुअल वैकेंसी आया, तो मिस्टर सी को एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी फिल करके उनको डायरेक्टर बना दिया. लेकिन मिस्टर सी को बना दिया ऐसा नहीं कि मिस्टर सी पूरा टर्म तक चलते रहेंगे. जो भी इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग है वहाँ पर मिस्टर सी का अप्रूवल होगा. ओके. Any person so appointed shall hold office only up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have held office if not vacated. So यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कब तक उसका टेन्योर होगा. मिस्टर सी का टेन्योर कब तक होगा, मिस्टर सी का टेन्योर जब तक मिस्टर ए का टेन्योर था तब तक होगा. ओके, आई होप आई एम क्लियर.
सो यहाँ पर वही लिखा जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि in whose place he is appointed would have held office, it would have not been vacated. तो अगर कैजुअल वैकेंसी नहीं होता है तो मिस्टर ए कब तक उनका टेन्योर था, तब तक जो कैजुअल वैकेंसी हो के जो डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, हमारे केस में मिस्टर सी, तो मिस्टर सी अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर term. So, the above provisions are discussed as under. The term casual means a sudden happening, that is something which happened by chance or unexpectedly or unforeseen but not by efflux of time. तो कैजुअल वैकेंसी बता रहा है कि कुछ जो सडनली कुछ हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, जो अनएक्सपेक्टेड है. A casual vacancy result when the office of any director appointed in general meeting is vacated before the expiry of his term in the normal course. This is not the vacancy created due to retirement of director. डायरेक्टर रिटायर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. डायरेक्टर एक तरह से छोड़ दे रहा है अपना ऑफिस बिफोर हिज टर्म, ठीक है. वो रिटायर नहीं हुआ. रिटायर कब होता है? जब एक पर्टिकुलर समझे 5 साल के लिए उन्हें अपॉइंट किए थे और 5 साल ख़त्म हो गए तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया. तो यार रिटायरमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर. 5 साल के पहले ही वो डायरेक्टर कोई सडन हैपनिंग की वजह से छोड़ रहा है. ओके, तब होगा ये सिचुएशन कैजुअल वैकेंसी का. दिस इज़ नॉट द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर. It is created because of certain other factors that are not linked with the retirement, like disqualification, retract हो गया, death हो गया, resign कर दिया, tendering of resignation or removal. Further, in this case, the term of office of director, because of which the casual vacancy is created, does not get expired in the normal course. A vacancy which is created due to the fact that the elected director declined to assume the office after his appointment at a general meeting cannot be said to result in a casual vacancy. In such a case, when there was no assume of office by a director, how can he vacate it? Thus, there arise no casual vacancy. So, इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि जो वैकेंसी है ओके, तो ये पैराग्राफ में बता रहे हैं जो वैकेंसी है वो अगर समझिए एक डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है मिस्टर ए. अगर मिस्टर ए ने अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल ही नहीं दिया, वो डिक्लाइन कर गया टू बी अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर, तो इसे हम कैजुअल वैकेंसी नहीं करेंगे, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी होने के लिए सबसे पहले डायरेक्टर होना ज़रूरी है. तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस हुआ है तो इन सच अ केस व्हेन देयर वाज नो एज्यूम ऑफ ऑफिस बाय अ डायरेक्टर, हाउ कैन ही वेकेट इट. तो डायरेक्टर ने जब एक्सेप्ट ही नहीं किया वो पोस्ट, तो कैसे वो वेकेट कर सकता है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. दिस इज़ क्लियर. इफ़ नॉट देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, द नेक्स्ट पैरा इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, हाईलाइटर ले लीजिए, मार्क कर लीजिए इसे. Section 161(4) does not require that article should expressly empower the board of directors for filling a casual vacancy. So यहाँ पर बता रहा है कि अगर आर्टिकल ऑथराइज ना भी करे डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तब भी वो कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकता है. ये जो राइट है, ये राइट एक्ट ने दिया है. ये 161(4) ये राइट देता है. देखिए, जैसे हम लोग एडिशनल डायरेक्टर पढ़े थे, एडिशनल डायरेक्टर में वहाँ पर लिखा हुआ था कि द आर्टिकल मस्ट ऑथराइज. ओके, बट यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ लिखा हुआ है कि एक्ट इनको ये राइट देता है. आपके आर्टिकल में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक्ट ही इनको वो राइट दे दिया. तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे एडिशनल आ गया तो एडिशनल में आपको लिखना पड़ेगा. एडिशनल डायरेक्टर फिल करने के लिए आपको आर्टिकल का ऑथराइजेशन चाहिए. एडिशनल डायरेक्टर के लिए आर्टिकल का ऑथराइजेशन चाहिए. लेकिन कैजुअल वैकेंसी के लिए आर्टिकल का ऑथराइजेशन नहीं भी हो तब भी चलेगा. आर्टिकल परमिशन दे रहा है, आर्टिकल राइट दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो राइट दे रहा है. ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन अ कैजुअल वैकेंसी ऑकर, it shall be filled by board at its meeting by passing a resolution and not otherwise. मतलब एक रेजोल्यूशन पास करेगा तभी फिल होगा. ओके, सॉरी. द वैकेंसी so filled by the board shall be approved subsequently by members. We have discussed it. It is to be noted that where articles
contain any regulation as regard filling of casual vacancy, they need to be followed by the board. ओके अब ये तो कह दिया कि आर्टिकल राइट नहीं देता, ये एक्ट राइट देता है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस, अगर कोई रेगुलेशन जो आर्टिकल में लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल का रेगुलेशन फॉलो होगा वाइल फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी, बट द सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ सच फिलिंग ऑफ वैकेंसी बाय मेंबर इन द इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग इज़ अ मस्ट. अब आप अपना आर्टिकल में ये नहीं लिख सकते हैं कि सब्सिक्वेंट अप्रूवल नहीं चाहिए. ओके, सब्सिक्वेंट अप्रूवल इज़ अ मस्ट. वो ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल में लिख देंगे कि सब्सिक्वेंट अप्रूवल नहीं है, कुछ और रेगुलेशन लगा के, तो वो नहीं चलेगा. इट इज़ असर को. तो इस पूरे पैरा में ये दो बातें बताते हैं. पहला तो कि आप केस स्टडी बना के दे सकते हैं क्वेश्चन कि आर्टिकल में ये लिखा था, ये लिखा था, तो उसमें मत जाइएगा. आप नेक्स्ट इमीडिएट जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए जिसको भी आप कैजुअल वैकेंसी में बनाएं, और एक आर्टिकल ऑथराइज करे या नहीं करे, एक्ट ऑथराइज कर रहे हैं कैजुअल वैकेंसी के लिए. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट पैर आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा. आप यहाँ से पढ़िए. सब्सिक्वेंटली इफ द कैजुअल वैकेंसी सो फील्ड इज अगेन वेकेटेड ड्यू टू सम कैजुअल ऑकरेंस. इसका मतलब क्या है ना, ये पूरा यहाँ तक का मैं बता रही हूँ एक साथ मीनिंग, आप रीड कर लीजिएगा. ओके, यहाँ बता रहे हैं कि अभी क्या कैजुअल, समझे मिस्टर ए रिटायर किया, मिस्टर ए रिटायर हुआ तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुआ. अब कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए आप मिस्टर बी को डायरेक्टर बनाएं. ठीक है, अब मिस्टर बी भी रिटायर कर रहे हैं, तो जब मिस्टर बी रिटायर कर रहा है तब कैजुअल वैकेंसी नहीं है. क्यों? क्योंकि कैजुअल वैकेंसी तब होता है जब कोई जनरल मीटिंग में अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, अगर वो डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है तब कैजुअल वैकेंसी होता है. अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर में, सबसे ऊपर आइए, नेक्स्ट पेज में आइए. देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, कैजुअल वैकेंसी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन. यहाँ पर देखिए, कोई लाइट कलर का यूज़ करते हैं, दिस वन. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. ठीक है, जनरल मीटिंग हुआ, वो वेकेट किया, तब कैजुअल वैकेंसी होगा. लेकिन अगर वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया और वो वेकेट किया, तब तो कैजुअल वैकेंसी का केस ही नहीं होगा वो. ओके, तो अब उस वैकेंसी को कैसे फिल करेंगे? अगर आपको समझे रिक्वायर्ड है एक डायरेक्टर, तो उस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर. ओके, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इज़ नॉट अ कैजुअल डायरेक्टर. इसका मतलब बता रहा है कि कैजुअल डायरेक्टर के पास भी सारा राइट्स है, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करना पड़ेगा. तो कैजुअल वर्ड पे मत जाइए. कैजुअल वैकेंसी मतलब डायरेक्टर कैजुअल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो भी पावर है वो सब इंजॉय करेगा. ओके, सो नेक्स्ट पैरा में आता है. नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, इन केस अ कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ वुमेन डायरेक्टर. सो अगर ये कंपनी ने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया है एंड वो वुमेन डायरेक्टर अगर वेकेट कर रही है ऑफिस, तो एज़ पर सेक्शन 149 आपको फिल करना पड़ेगा वैकेंसी. कब तक? 3 मंथ या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ अर्लियर. और सिमिलरली अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी वैकेंसी आपको फिल करना पड़ेगा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज़ लेटर. ये दोनों केस में आपको जो टाइम लिमिट है, ये सेक्शन बताता है, 149 बताता है ये टाइम लिमिट, इसलिए आपको फॉलो करना पड़ेगा. अर्जेंट है आपको ये टाइम लिमिट फॉलो करना, इस टाइम लिमिट के अंदर वैकेंसी को फिल करना. लेकिन सपोज़ करिए कोई और पोस्ट खाली हुआ अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर, तो इस केस में आपको कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपको पोस्ट फिल करना है. ओके, because if the board of director feels that the affair of the company can be managed without appointing anybody, then the board can postpone such appointment. तो इस पैरा से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैजुअल वैकेंसी का कोई टाइम लिमिट नहीं है. अगर एक पर्टिकुलर पोस्ट खाली हुआ है, जैसे वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर, KMP, अगर लॉ बताता है कि ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतना टाइम लिमिट तक है, उससे पहले आपको अपॉइंट करना है, तो फॉलो करिए. अदरवाइज़ कोई नॉर्मल डायरेक्टर लीव कर रहा है पोस्ट और आपको कोई एजेंसी नहीं है, तो आप बाद में आराम से कर सकते हैं पोस्टपोन. आई होप इट इज़ क्लियर. So next para, I think this will be last para for today, then we'll discuss from 162 in the next video. Okay, term of office of director appointed to fill a casual vacancy. अब उसका टर्म कब तक होगा?
तो एक लाइन ही इसमें इम्पॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं, देखें। द वैकेंसी कंटिन्यूज टिल सच टाइम अप विच द टर्म ऑफ द डायरेक्टर बिकॉज ऑफ whom द वैकेंसी वॉज क्रिएटेड वुड हैव कंटिन्यूड। मतलब अगर मिस्टर ए अपॉइंट हुआ था, मिस्टर ए विकेट किया ऑफिस 2 साल बाद, मिस्टर ए 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2 साल के बाद वो विकेट किया, तो जो वैकेंसी जो आया उसके बाद जो कैजुअल वैकेंसी फिल हुआ, ओके, तो वो 3 साल तक उसका पीरियड होगा, ओके, इट विल बी अपॉइंटेड, किसका उनका टर्म कितना होगा, 3 साल। आई होप इट इज़ क्लियर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, द कंटिन्यूएशन क्लॉज इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द प्रोविजो अंडर सेक्शन 164, बट फॉर द एप्लीकेशन दिस कंटिन्यूएशन क्लॉज द अपॉइंटमेंट मेड बाय द बोर्ड नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। मतलब आपको मेंबर्स का तो अप्रूवल चाहिए। ओके, आई होप आज जो भी हमने वीडियो में कवर किया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।